मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ। हालांकि मैं कभी वहां गया नहीं, मैं तो वहां की बोली भी नहीं जानता। फिर भी एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं पिछली कुछ रातों से सपनों में गढ़वाली में बड़बड़ाता हूँ। पर इससे भी अमेजिंग तो यह था कि मैं सपने में जीतू बगड़वाल होता हूँ और अपनी सदियों पुरानी प्रेमिका भरना से बातें करता हूँ। आई वॉज शॉक्ड। और इन सपनों से परेशान होकर मैंने खुद उत्तराखंड जाकर इस जीतू बगड़वाल और उसके सपनों की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। और वहां जाकर पता चला ये जीतू बगड़वाल एग्जिस्ट्स। वो 17वीं सेंचुरी का एक जमींदार हुआ करता था। गांव वाले आज भी किसी देवता की तरह रिचुअल करके उसकी आत्मा को बुलाते हैं। ये जीतू ते सोबनोला गरीबा का बेटा, जीतू ते सोबनोला गरीबा का बेटा, माता ते सुमेरा छे छुट्टी बोले सोबनी। योद्धा तो बेजोड़ था जीतू। रूप और बांसुरी बजाने की कला तो उसके पास ऐसी कि पहाड़ की हर लड़की उसकी दीवानी थी। पर जीतू सिर्फ भरना का था। एक बार रोपाई का मौसम आया और रोपाई की तिथि निकालने पंडित जी आए। पाए लागो पंडित जी, आइए आसन ग्रहण करें। पंडित जी, हमें बगुड़ी के थोकदारी खेत की रोपाई की बड़ी चिंता हो रही है, कोई तिथि देख के बताइए। थोकदानी जी, रुपाई की तिथि है 9 गते आषाढ़ और तिथि कन्या राशि से जुड़ी है। इसीलिए ये शुभ काम कन्या राशि में जन्मी आपकी बेटी शोभनी के हाथ से ही करना होगा। पर पंडित जी, शोभनी तो इतनी दूर कठुर गांव में भी आई है। हाँ, और फिर रास्ते में खेट पर्वत की आछरिया भी तो इसी मौसम में जगती हैं। वो उड़ सकती हैं, जहाँ चाहे प्रकट हो सकती हैं, जिसके चाहे प्राण ले सकती हैं। वो परियों जैसी सुंदर भली हो, पर पिशाचों जैसी बेरहम होती हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा बहन को लेने। ये काम किसी को तो करना ही होगा ना माँ। और जीतू अपने दोस्त मोलू को साथ लेकर कथुड़ गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। जीतू और मोलू खेट पर्वत के ऊंचे नीचे रास्तों पर चले जा रहे थे कि तभी जीतू ने एक सुंदर आवाज सुनी। खेचाली माजी बेरहू की दानी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी, राते की जून जब धार आंधी। मोलू, तूने सुना? भरना की आवाज। दोस्त, भरना मुझे बुला रही है। दोस्त जीतू, हमने कहा था हम रास्ते में भरना की बात नहीं करेंगे। क्या करूं मोलू, जब तक ये सांस है मैं भरना को भूल नहीं सकता। मोलू, शोभनी को लेने तू चला जा, मैं भरना से मिलकर आऊंगा। पर जीतू सुन तो। उधर मोलू शोभनी की ससुराल के लिए निकला और इधर जीतू घोड़े से उतरकर बांसुरी बजाने लगा। वो चाहता था कि बांसुरी की आवाज सुनकर भरना जान जाए कि उसका जीतू आ गया है। पर बांसुरी की आवाज सुनकर आचरिया जाग गई। आचरिया आर काइंड ऑफ इविल फेरीज जो दिखती बेहद खूबसूरत है बट आर विथ इविल पावर्स। बहनों सुनो तो, इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है? किसकी बांसुरी हमारे प्राण खींचे लिए जा रही है? अरे वो देखो, कैसा सुंदर राजकुमार। वो तो जीतू है। हमें जीतू चाहिए, चलो उसे लेकर आते हैं। जीतू, हाँ? ए जीतू, तुझ पर हमारा दिल आ गया है, तुझे हमारे साथ चलना होगा। जीतू 100 लड़ाकों से लड़ सकता था, पर वो जानता था कि इन आचरियों से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती। इसलिए उसने उनके सामने हाथ जोड़ के विनती की। हे आचर्यों,
मैं हाथ जोड़ता हूं तुम लोगों के, मुझे जाने दो। तू जान से भी जाएगा जीतू। सुनो, भरना मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाने दो। मैं उससे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हारे कारण दो लोगों की जाने जाएंगी। मुझे जाने दो चरियो। तो ठीक है जीतू, तू जा और भरना से आखिरी बार मिल के आ, पर तुझे वचन देना होगा कि उसके बाद तू सदा के लिए हमारे साथ चलेगा। सोचता क्या है जीतू, वचन दे। ठीक है, मैं वचन देता हूं। मैं भरना से मिलने के बाद 9 गते आषाढ़ को रुपाई के लिए अपने खेत में पहुंचूंगा। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें, अपने सारे कुनबे के साथ। तुम उन सब के सामने मुझे ले जाना, ताकि दुनिया कभी ये ना सोचे कि जीतू ने अपना वचन नहीं निभाया। और आचार्यों को वचन देकर जीतू उदास मन से निकल पड़ा अपनी भरना से मिलने। जीतू, तुम आ गए जीतू। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे अपनी भरना से मिलने। कितने मौसम आए और लौट गए, पर तुम नहीं आए। सारी दुनिया ने मुझे ताने दिए, फिर भी मैं जिंदा रही, क्योंकि मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। जीतू, जीतू तुम चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो जीतू, तुम ऐसे दुखी क्यों हो? भला अपनी भरना के पास रहकर जीतू दुखी हो सकता है? नहीं जीतू, तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ जीतू, क्या हुआ है तुम्हें? भरना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं जिसे तुम कभी ना भुला सको। कहो तो मैं जान भी दे सकता हूं। वरना जीतू, तुम मांगो ना कुछ भी। अगर कुछ देना ही चाहते हो मुझे, तो जीतू अपनी सुंदर आवाज में बस एक गीत सुना दो, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। झपुण्याली होळी सणी बुरासा कीटली 12 महीनों की होळी वो 12 वसुंधरा ऋतु बोड़ी आली स्याली दाई जैसो फेरो तेरी मेरी भेंट स्याणी होनी के न जीतू के इस गीत का मतलब था, पहाड़ की वादियों में फिर से फूल खिलेंगे, फिर बहारें आएंगी, पर मेरी भरना तब मैं तुमसे दूर जा चुका हूंगा। और गाते गाते जीतू का गला रुंध गया और जीतू, जीतू, रुक जाओ जीतू, जीतू, मत जाओ जीतू, रुक जाओ जीतू। भरना पुकारती रही, पर जीतू नहीं रुका। वह दूर घाटी में चलता चला गया। और फिर वो दिन आया, 9 गते आषाढ़, जब जीतू के खेतों में ढोल बाजे के साथ रोपाई की रस्म हो रही थी। पूरे परिवार के बीच खुशियां मचल रही थी, पर तभी आचरिया जीतू को लेने आ गई। जीतू, ए जीतू, चल जीतू, देख हम आ गए। अब अपना वचन पूरा कर जीतू। बस 2 पल रुक जाओ, मैं चलूंगा, पर पहले मुझे अपनों से विदा लेने दो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी
भरना, तुझे अभी चलना होगा, अभी, इसी पल। अपना ख्याल रखना भरना। जीतू अपनों से, अपनी भरना से गले मिलने को तड़पता रहा। उसके अपने बिलखते रहे, पर आचार्यों ने उनकी एक नहीं सुनी और वो सब उसे खींचते हुए पाताल में ले गई। जीतू बेटी, जीतू, जीतू, मेरा जीतू, जीतू, भरना, जीतू, 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 जीतू। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे घर में सब मुझे राजा के नाम से बुलाया करते थे। हमारी फैमिली सहारनपुर में रहा करती थी, पर अक्सर गर्मियों की लंबी छुट्टियों में हम हमारी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदारों के पास सरसावा चली जाया करते थे। बस वहां पहुंचने के बाद तो हमारा एक ही काम हुआ करता था, सुबह सुबह बैट बॉल लो, निकल जाओ, जम कर क्रिकेट खेलो और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर लौट आओ। उस दिन भी मैं अपने दोस्त बबलू के साथ नहीं। ओए राजा तो ऐसे ही है, बैट पकड़े तो 0 पे आउट हो जा और बॉल पकड़े तो फुल टॉस फेंके, सीधे छक्का। ज्यादा दांत मत ही निकाल, कल 50 से मारे थे मन ने, किसी से आउट हुआ क्या मैं? अबे तुक्का लग गया था कल। ओ बबलू, उसमें पैर मत रख, कबर है वो। अरे मरने वाला मर लिया, अब यहाँ थोड़ी सो रहा वो। अबे तेरे पीछे भूत। हाँ, कहाँ? अबे देख कैसे फूंक सरक गई इसकी, देख भाई पैंट तो ना गिल्ली हो गई। चुप रहो, सीधे घर चलो। बस हम लोग मस्ती करते करते आगे बढ़ गए और गांव के पास पहुंचे तो सब अपने अपने घरों की ओर निकल गए। अब बस मैं और बबलू साथ थे। अभी हमें चलते हुए कुछ देर हुई होगी कि तभी अचानक जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा हुक्का पिला दे। हमने पलट के देखा तो वो झुकी कमर वाला कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी था। बब्बा दिख ना रहा, हम छोटे छोटे बालक है, कहाँ से लावेंगे हुक्का? एक काम करो बब्बा, दादी से बोलो, दादी से, वो पिला देगी हुक्का तुम्हें। बबलू ने से झिड़का और हम घर की ओर चल दिए। अभी हम कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि फिर से वही आवाज सुनाई दी, अरे बेटा हुक्का पिला दे। हम पलटे तो मैंने देखा वो बूढ़ा सिर्फ बबलू की ओर देख रहा था, उसे घूर रहा था। जिस तरह वो उसे देख रहा था मुझे डर लगने लगा। मैंने बबलू से कहा, ओए बबलू तेज चल, मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही। और फिर हम तेजी से एयरफोर्स की फेंसिंग के नीचे से घुस के गांव की ओर बढ़ गए। पर एक बार फिर से वही आवाज, बेटे हुक्का पिला दे। इस बार तो मेरा बदन ठंडा हो गया। इतना बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है, इतनी आसानी से फेंस पार करके कैसे आ गया? तो जितनी तेज हम चल रहे थे उसकी बराबरी वो कैसे कर सकता था? मैंने बबलू का हाथ कस के पकड़ा और उसे लगभग खींचता सा गांव की ओर दौड़ पड़ा। अरे क्या हो गया तुझे? बुढ़े से डर रहा है तू? पीछे मत देख बबलू, ये वही कमर वाला लग रहा है मेरे को। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे बबलू का हाथ पूरी तरह कट रहा। बबलू, बुखार हो रहा है, कैसा जल रहा है तेरा हाथ? अरे कोई बुखार ना है मुझे, बुखार तो बबलू के पास भी ना लगता। पर अब तक वो
खुद भी बहुत डर चुका था। मैं जानता था कि वो जो भी है मेरा नहीं बबलू का पीछा कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बबलू को ही घूर रहा था। मैंने बबलू का बुखार से तपता हुआ हाथ और कस के पकड़ लिया और तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं बबलू का हाथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और हम घर की ओर लगभग भाग ही रहे थे, पर अभी भी वो आवाज हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पता नहीं किसी तरह हम अपने घर तक पहुंचे। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मम्मी, चाची, दरवाजा खोलो, मम्मी। राजा, की हुआ तने? तू ऐसा पागल सा क्यों चिल्ला रहा है? वो बुढ़ा पीछा न छोड़ रहा हमारा। बुढ़ा? कौन बुढ़ा है? कहाँ? मारे को तो ना दिख रहा। अरे वो देखो चाची, खड़ा तो है सही। और इस बार बबलू ने जैसे ही बुड्ढे को देखा वो धड़ाम से गिर गया। बबलू, बबलू उठ बेटा, बबलू। उसी ने किया है, उसी ने पीछे पड़ा हमारा। बेटा साफ साफ बोल, कौन पड़ा है? किसने किया? माँ देखना, माँ वो ना खड़ा है। इस बार जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो वो बुड्ढा जैसे 15-20 दिन की सड़ी हुई लाश था। अजीब सी गंध का झोंका आया मेरी नाक में। लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। खून जम गया मेरा। तब तक बबलू की माँ के साथ आस पड़ोस वाले भी आ गए वहां। बबलू की माँ तो बबलू को ऐसे पड़ा देखकर बदहवास रोने लगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? उठ बबलू, बबलू उठ, इधर देख। बबलू, कोई से उठाओ, मेरे बच्चे को देखो क्या हो गया। बबलू उठ, कोई तो देखो इसे। बबलू, बबलू अपनी माँ की तरफ देख। बबलू, किसी को तो बुलाओ, कोई डॉक्टर, ओझा, किसी को तो बुलाओ, मेरे बच्चे को उठाओ। बबलू। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बबलू को हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा था। कोई उस पर हवा कर रहा था, कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मन्ने तो लगे हैं, भूत ने पकड़ लिए हैं। हाँ, जिन लगे हैं मन्ने तो। हटो, 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 भीड़ मत लगाओ, हटो। सबको वहम हो गया दिखे। सुन राजा, पहले तो यो बता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? चाचा, वो बुढ़ा पीछे पड़ा है हमारे। उसी ने बबलू को मार दिया। राजा बेटे रो रही, कुछ ना हुआ बबलू को? अच्छा सुन, अब यो बता, वो बुढ़ा तेरे को अब भी दिख रहा? हाँ। अच्छा यो बता कि वो बुढ़ा कहाँ खड़ा है? वो सामने, वो बस बबलू को देख रहा है। उसे बदला ले रहा है वो चाचा। बदला? भाई साहब, यो इसका वहम ना हो सके ना। बात मान मारी, यो वहमना है। तू एक काम कर, जाके करीम हाजी ने बुला ला, जाके जा भाग के जा। जी अच्छा। और तू खड़ी यहाँ क्या मुंह ताकरी मारा? जाके भीतर से 4 पाई ले जा। ये अजीब बात थी कि वो छोड़ा गला बुढ़ा सिर्फ मुझे दिख रहा था और उसके बदन से आने वाली सड़न भी मुझे को महसूस हो रही थी। उन्होंने 4 पाई लेकर बबलू को उस पर लिटाया था कि सामने से कलीम हाजी हमारी ओर भागते हुए नजर आए और अभी वो हमारी ओर भाग ही रहे थे। तभी ऐसे लगा जैसे उन्हें जोर का झटका लगा और वो बस गिरते गिरते बचे। पर वो जल्दी ही संभल गए और उन्होंने तुरंत अपने झूले में से एक तावीज निकाला और कुछ बड़बड़ाने लगे। मैं समझ गया कि उन्होंने बुढ़े को देख लिया है, क्योंकि वो लगातार उसी की ओर देखकर बड़बड़ा रहे थे। तभी वो बुढ़ा अजीब सी आवाजें निकालने लगा। इस पे कलीम हाजी चिल्लाए, कौन है तू? कहां से आया है तू? मेरी बात का जवाब नहीं देता।
यहीं गाड़ दूंगा तुझे। बोल कहां से है तू? कब्रिस्तान से। तू यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे के पीछे पड़ा है? इसने मेरी कब्र पे पैर रखा था, हक जताया था इसने जमीन पे। इसने उसी जमीन पे भेजूंगा मैं, इसकी जमीन दूंगा इसने, वहीं लिटाऊंगा जमीन के नीचे से। इस बुड्ढे का इतना कहना था कि तभी बबलू का चारपाई पे पड़ा हुआ बदन बुरी तरह कांपने लगा। और तभी कलीम हाजी ने जोर जोर से चैंटिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे वो बड़बड़ाते जा रहे थे, बुड्ढा गुस्से से जानवरों सी आवाजें निकालने लगा। अरे नादान है वो, बच्चा है अभी, भूल हो गई उससे। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती? तू ले जाएगा इसके साथ। तू मुझे मारेगा? मुझे मार सके तो मार, पर बच्चे का पीछा छोड़ दे, छोड़। उसको तो मैं उसकी जमीन दिलाऊंगा, उसको ना छोड़ के जाऊंगा मैं ना। और कलीम हाजी ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और भी जोर से चैंटिंग शुरू कर दी। इस पर बुड्ढा और जोर से चीखने लगा और बबलू का बदन ऐसे कांपने लगा कि अब चारपाई धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ जमीन से टकराने लगी। नादे आलिया मजरुल अजाइब तोजरी हूँ आओ ना लगा फिर नवाइबी उल्ला हम्यू गम्यू सैंजली दी नबीवतिका या रसूल अल्लाही वबी बिलाई का या अली या अली या अली। फिर कलीम हाजी वैसे ही बड़बड़ाते हुए उसकी ओर बढ़े और उन्होंने उसकी ओर फूंका। और अगली मिनट देह का सड़ा गला बदन जैसे गायब हो गया, वैनिश्ड। और तभी बबलू का कांपना भी बंद हो गया और वो दर्द से कराने लगा। मम्मी, माँ। ओ हाजी तुझा चला गया कि था कौन वो? चला गया वो, पर आज के बाद कोई मत जाना वहां। बहुत बुरी रूह है वो, जिन्नात की ताकत है उसमें, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई मत जाना वहां, बिल्कुल मत जाना। क्या अली? तब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर उसके बाद मैं कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। शायद डर गया था मैं, और उसी डर ने इस वाकये को हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छाप दिया। माई सेल्फ शोमाली बैनर्जी। मेरे हस्बैंड का नाम प्रशांतो बैनर्जी है। हमारा एक चांद सा बेटा है जिसका नाम है सुमंतो, और उसे हम प्यार से पोल्टू बुलाते हैं। हम मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। मुझको याद है कि हमने उसी दिन पोल्टू का 8th बर्थडे मनाया था। पार्टी के बाद सब मेहमान चले गए। हम भी सोने की तैयारी कर रहे थे
कि मैंने पोल्टू के रूम से उसकी हंसने की आवाज सुनी। मैंने सोचा पोल्टू अकेला इतनी रात में किससे बात कर रहा है। अब मेरी बारी। बॉल मुझे दो ना। अब मैं बॉल खेल करूंगा। दो तो जल्दी। ओके चलो, उधर चलो। देखो चीटिंग नहीं कर रहा। और मैं जब उसके रूम में गई, पोल्टू सुना, किससे बात कर रहे हो बेटा? पोल्टू है माँ? किससे बात कर रहे थे? बोलो। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट माँ। अरे शुमाली, ओह तुम। क्या हुआ शुमाली? वो अभी पोल्टू किसी से बातें कर रहा था। बातें? किससे? अरे वो तो सो रहा है। हाँ मगर अभी किसी से। ओहो शुमाली स्वीटहार्ट, आई थिंक यू आर टायर्ड। तुमको आराम की जरूरत है। चलो जाके सो जाते हैं, ठीक है? जो कुछ मैंने देखा था उस पर मुझको ही यकीन नहीं था, तो भला प्रशांत को कैसे यकीन होता कि पोल्टू अकेले में किसी से बातें कर रहा था। और फिर एक दिन संडे को सब घर पर थे। दोपहर को मैंने पोल्टू के रूम से फिर पोल्टू को किसी से बातें करते हंसते हुए सुना। और मैंने जो भी देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। पोल्टू कैरम बोर्ड खेल रहा था, मगर अकेले नहीं, किसी के साथ। और वो जिसके साथ खेल रहा था वो दिख नहीं रहा था, सिर्फ स्ट्राइक कर रहा था। चलो स्ट्राइकर मुझे दो। मेरी चांस। चलो अब तुम खेलो। देखा, तुम्हारा भी नहीं गया, लूजर। ये मैं क्या देख रही हूँ? पोल्टू किसके साथ कैरम खेल रहा है? ओह गॉड, कोई तो है जो पोल्टू के साथ खेल रहा है, मगर दिख क्यों नहीं रहा है? प्रशांतो! और फिर प्रशांतो ने भी जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाया। फिर एक दिन प्रशांतो ने पोल्टू से ही पूछा, पोल्टू बेटा, अच्छा चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। आओ। नहीं। क्यों बेटा, आप तो मेरे साथ ही खेलते हो ना, तो चलो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। कहा ना नहीं, मैं सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलूंगा। बेस्ट फ्रेंड? कौन है बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड? हम तो आपके किसी फ्रेंड को नहीं जानते। आप जानते हो बाबा? जानता हूँ बेटा, लेकिन अच्छा बोलो, कौन है वो आपका दोस्त? टूटून। कौन था वो टूटून जिसका नाम सुनते ही प्रशांतो के होश उड़ गए? मैंने बार बार पूछा, मगर प्रशांतो ने कुछ नहीं बताया। एक दिन जब हम सो रहे थे तो हमने महसूस किया कि हमारे रूम में कोई है। प्रशांतो, कोई है? ये कैसी आवाजें आ रही है? कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं? कौन है? टेबल लैंप जलाओ जल्दी। ओ भगवान, ये तो पोल्टू है। हाँ शुमाली, ये पोल्टू को क्या हो गया? पोल्टू की आंखें देखो शुमाली, पोल्टू की आंखें सफेद हो गई हैं। ये क्या हो रहा है? ये? उठो प्रशांतो, देखो किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब तो
डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये आवाज, ये आवाज तो पुलटू की नहीं है। कौन हो तुम? मुझको नहीं जानते टमटम। मैं हूँ टोटो। पोल्टू बेहोश हो गया। जैसे जैसे दिन बीते पोल्टू की कंडीशन और बिगड़ती गई। उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। और जब एक दिन मुझको लगा कि मैं अपने पोल्टू को खो दूंगी, तो मैंने, बताओ प्रशांतो, कौन है ये तोतुन? क्या रिलेशन है तुम्हारा उससे? बताओ कि ये टमटम कौन है? बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चुप्पी पोल्टू की जान ले ले। नहीं ना शुमाली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। शुमाली, टोटुन मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वही एक था शुमाली जो मुझे टमटम कह के बुलाता था। एक बार की बात है शुमाली, हम लगभग 8 साल के थे। साथ साथ हम गांव के स्कूल में जाते थे और स्कूल और घर के बीच में एक पुराना मंदिर था, मां काली का मंदिर। और उसी मंदिर के पास एक तालाब था। गांव के लोग कहते थे कि वो तालाब अभिशप्त है, कोई न कोई उसमें डूब के हर साल जरूर मरता है। हमारे माँ बाप ने भी हमको वहां जाने से मना किया था, लेकिन उस दिन हम खेल खेल में वहां चले गए और उस तालाब में पत्थर फेंकने लगे। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैंने टोटुन को तालाब में धक्का दे दिया। मजाक में। लेकिन वो मजाक बहुत महंगा पड़ा शुमाली। मैं भागकर घर आ गया शुमाली। टोटुन को सब लोगों ने ढूंढा, पर शाम तक उसकी लाश तालाब से मिल गई। सब गांव वालों को और टोटुन के भी घर वालों को यह लगा कि उस अभिशप्त पापी तालाब ने एक और बलि ले ली। उसके बाद हम कोलकाता आ गए और धीरे धीरे मैंने टोटुन की याद भुला दी। लेकिन टोटुन तुमको नहीं भूला। ये तो टोटुन की आवाज है। ओह गॉड, पुलटू में टोटुन का साया। 8 साल का था मैं, और अब पुलटू भी 8 का। अब हिसाब बराबर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे पोल्टू की हालत और बिगड़ती गई, और एक दिन जब प्रशांतो से नहीं रहा गया तो वो फूट फूट कर रो दिया। तो उनसे उसने अपने बच्चे की जान की भीख मांगी। तो बेहोश पड़े पोल्टू में एकदम से जान आ गई और उसने कहा, अगर
पोल्टू की जान बचानी है तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे मुक्त करना होगा। तैयार हो टमटम? हमको सब मंजूर है, सब मंजूर है हमको, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तो कल ही पोल्टू को लेकर हमारे गांव जाओ और फिर उसी तालाब के किनारे इंतजार करो मेरा, जहां तुमने मुझे। जैसे जैसे तोतुन ने बताया हम वैसे ही करते गए। उसके बताए गए समय पर हम गांव के उसी मंदिर में पहुंच गए। जैसा कि प्रशांतो ने बताया था, मंदिर एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। पोल्टू रास्ते भर एकदम शांत रहा, मगर मंदिर पहुंचते ही वो एकदम से इरिटेट होने लगा, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। फिर उसने हमसे तालाब के पास चलने को कहा, और जब हम तालाब के पास पहुंचे तो वो जोर जोर से हिलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। प्रशांत और मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो आओ प्रशांतो, आओ। मौत वही ले आई तुम्हें जहां मैं तुमको ले आना चाहता था। अब बचा सकते हो तो बचा लो तुम्हारे पोल्टू को। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते टोटुन। देखो टोटुन, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वो अनजाने में किया था टोटुन, जानबूझकर नहीं किया था। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है टोटुन? उसको छोड़ दो टोटुन प्लीज। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ टोटुन। मुझको प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो टोटुन, लेकिन प्लीज पोल्टू को छोड़ दो प्लीज। सच में कुछ भी कर सकते हो अपने पोल्टू की जान बचाने के लिए? कुछ भी कर सकता हूँ टोटुन, वचन देता हूँ तुम्हें, मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर पोल्टू की जगह तुम्हें मरना होगा। प्रशांतो! शोभाली! क्या वाकई में पोल्टू के ऊपर टोटोन का साया था? क्या टोटोन ने ही प्रशांतों की जान ली? अगर ये सब टोटोन ने ही किया तो वो इतने साल तक शांत क्यों था? ये सब वो प्रश्न हैं जो इस किस्से को अनसुलझा और पैरानॉर्मल बना देते हैं। बाय द वे, आपके पास एक दिन का वक्त है, जब तक मैं एक नई कहानी लेकर आपके पास लौटूंगा। तब तक आप इस रहस्य को सुलझाते रहिए। क्या वो सच था?